हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज बिगिन वेयर एवर यू आर एंड चेंज द फ्यूचर। देखो, हम अक्सर अपने पुराने पास्ट में जो गलतियां हुई हैं, जो चीज़ें हमसे मिस हुई हैं, हम उनको लेके बैठे रहते हैं। काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने वैसा कर लिया होता। ठीक है, नहीं कर पाए उन चीजों को, अब उसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या उस काश को लाइफ लॉन्ग ढोते रहना समझदारी है? नहीं ना। तो जो जहां जैसा हो गया उसको वहीं छोड़ो। प्लान करो आगे आपको क्या करना है, आपको किस तरीके का फ्यूचर चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द मोस्ट नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग प्रोहिबिटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, बोल रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसके अंदर कास्ट बेस्ड जातिगत डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, बिल्कुल मना किया गया है, वर्जित किया गया है in the treatment of prisoners is that it required a judgment from a highest court। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कि कहाँ पे मना किया गया है, ये प्रिजनर्स में, जेल में जिस तरीके से लोगों को रखा जाता है, उनको खाना पीना दिया जाता है, उनको जॉब्स साइन होती हैं, उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज को लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि हमारे देश के सर्वोच्च अदालत को आजादी के इतने साल बाद बीच में इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा, वहां से फैसला आने के बाद जो हम बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी हिंदुस्तान में नहीं है, जातिगत डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो साफ क्लियर विजिबल था हमारे प्रिजन्स में। ठीक है, और उसके लिए अब जाके इतना कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद अब जाके सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया जिसके बाद जाके ये डिस्क्रिमिनेशन हटा है। is that required a judgment from the highest court to end colonial practices and systems in prisons। और ये जो तरीका है ये कब का है? जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, तो कॉलोनियल टाइम का ये चला आ रहा कार्य है। तो उस कार्य को, उस सिस्टम को जेल से हटाने के लिए हमारे देश की सर्वोच्च अदालत को बीच में आना पड़ा, उनको एक फैसला देना पड़ा, तब जाके ये सिस्टम हटा। क्यों नहीं आजादी के बाद हमने जब बाकी सब जगह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाने की कोशिश करी, तो जेलों में क्यों नहीं करी ये हटाने की कोशिश? While the court has dealt elaborately with specific rules in the jail manuals of various states, जबकि कोर्ट ने बहुत खास तौर पे इलेबोरेटली मतलब विस्तार से कुछ खास रूल्स, अलग अलग स्टेट्स के जो जेल रूल्स हैं, जेल मैनुअल्स हैं, उनके अंदर जो रूल्स हैं उनसे डीलिंग करी है, उनके बारे में बात करी है। एंड द वे इन विच कास्ट बेस्ड हायरार्की प्लेज अ रोल इन एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, और किस तरीके से कास्ट बेस्ड हायरार्की क्या होता है? सबसे निचला तबका, फिर उचला, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो जो कास्ट बेस्ड हायरार्की है वो किस तरीके से ड्यूटीज असाइन करने के लिए रोल प्ले करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स को किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया उसमें रोल प्ले करती है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप्स एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स, और कुछ समाज के तबके को हम हैबिचुअल ऑफेंडर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। हैबिचुअल मतलब इनकी आदत है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इस कैटेगरी के लोग या इस जाति के लोग तो ऐसे ही होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ये शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन यहीं से, और ये कौन करता है? हम पढ़े लिखे लोग भी, हम में से कई लोग करते हैं कि यार ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। जब हम बात करते हैं ये लोग, तब हम उनको बता रहे कि ये हमारी तरह नहीं है, ये हमसे निचले हैं और ये लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, और यहीं से साफ स्पष्ट हो जाता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो भी इतना बड़ा संविधान लिखने के, आजादी के इतने सालों बाद भी अगर प्रिवेलेंट है, तो जिस दौर में संविधान लिखा गया होगा, जिस दौर की भीमराव अम्बेडकर जी की कहानियां हम सुनते हैं, उस दौर में कितना प्रिवेलेंट होगा, राइट? It is quite remarkable that prison authorities and state governments had done so little about these aspects since independence। ये बहुत ही बड़ी बात है कि प्रिजन अथॉरिटीज ने, जेल के जो अधिकारी हैं उन्होंने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत कम कार्रवाई की है आजादी से लेके अब तक इस पहलू के ऊपर, इस मसले के ऊपर।
is as if the prison system has been out of the reach of the core philosophy of the constitution. ऐसा लग रहा है, इट इज एज इफ मतलब ऐसा लग रहा है मानो कि जो जेल का सिस्टम था वो हमेशा से जो संविधान है उसकी जो मुख्य भूमिका है, मुख्य फिलॉसफी है, उससे हमेशा से दूर रहा है, उसकी पहुंच से बाहर रहा है। और क्या क्या है संविधान की फिलोसफी? द अशरिंग इन ऑफ एन इक्वल सोसाइटी। अशरिंग इन मतलब शुरुआत करना, एक बराबरी के समाज की शुरुआत करना। द एंडिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म करना। द प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, छूत अछूत का जो परेशानी थी उसको किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का अगर छूत अछूत वाला सिस्टम चल रहा है तो उसको प्रोहिबिट करना, वर्जित करना। एंड द एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर, एबॉलिशन मतलब खात्मा, किस चीज का? बधुआ मजदूरी या फिर जबरन मजदूरी करवाना या फिर एक्सप्लॉयटेशन करना, इसको पूरी तरीके से वर्जित करना। ये सब संविधान की कोर फिलॉसफी है और ऐसा लगता है कि जेल का जो सिस्टम रहा है वो इस संविधान की फिलॉसफी से हमेशा से दूर रहा है। Responding to journalist Sukanya Shanta's writ petition, जर्नलिस्ट सुकन्या शांता ने एक रिट पिटिशन दायर करी थी। द कोर्ट हैज एनालाइज द कंट्रोवर्शियल रूल्स, तो इसमें कोर्ट ने जो बहुत ही विवादास्पद रूल्स और प्रैक्टिसेस हैं इन जेल्स इन द बैकड्रॉप ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स, उनके बारे में यहाँ पे किस लिए डाली थी उनने, कि जो ये भी संविधान से बचे हुए ये जो जेल के अंदर चल रहे हैं नियम कायदे कानून जो कि बहुत ही विवादास्पद हैं, इनके बारे में उन्होंने रिट पिटिशन दायर करी थी। इट हैज रूल्ड सच प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनमें कोर्ट ने बोला कि ऐसे सभी प्रावधान जो है असंवैधानिक है। एंड डायरेक्टेड द रिवीजन ऑफ प्रिजन मैनुअल्स विद इन 3 months, और बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर आप इन सभी प्रिजन मैनुअल्स को रिवाइज करो। Tracing the history of such rules and practices, the court has noted with much justification, बोल रहे हैं कि जब उन्होंने इसका इतिहास खंगालना शुरू करा इन रूल्स और इन प्रैक्टिसेस का, तो कोर्ट ने विद जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन क्या होता है? तर्क के सहित इस बात को बोला। In line with their overall approach, the colonial administrators linked caste with prison administration of labor, food and treatment of prisoners। बोल रहे हैं ओवरऑल अप्रोच को देखते हो, उनकी ऊपर ओवरऑल जो अप्रोच रही उसके अनुसार जो कॉलोनियल सरकार थी उन्होंने क्या किया था? कास्ट को प्रिजनर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेबर, यानी कि किस तरीके से लोगों को काम असाइन होगा, खाना कौन बनाएगा, उन लोगों को कैसे रखा जाएगा, इस चीज के साथ में जोड़ दिया। नॉट ओनली वर मीनियल वर्क, मीनियल मतलब बहुत छोटे छोटे तुच्छ काम जो होते हैं, जो हम लोग अपने लेवल के जब बोल देना कि मैम ये लेवल, ये काम मेरे लेवल का नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो जो छोटे छोटे या बोले कि तुच्छ काम जो थे उनके लिए ना केवल उन वो बल्कि सपोजिटली पॉल्यूटिंग ऑक्यूपेशंस allocated to prisoners from communities placed lower in the caste hierarchy, तो जो ऐसे गंदे काम थे उनको भी उन प्रिजनर्स को दिया जाता था जो कि उन समुदाय से आते थे जिनको कास्ट हायरार्की में निचले क्रम में रखा जाता है। Some were expected to carry out their hereditary traits within prison, कुछ लोगों को तो ऐसा माना जाता है कि जैसे उनका जो कास्ट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो उनके पूर्वज करते आए थे काम, वही काम वो करेंगे जेल के अंदर भी। द कोर्ट फाउंड, ऐसा कोर्ट ने पाया। ऑन द अदर हैंड द कास्ट प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू प्लेस्ड हायर वर प्रिजर्व्ड, और वहीं जो कास्ट प्रिविलेजेस हैं, जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, जो उच्च स्तर की कास्ट थी उनको प्रिजर्व कर लिया गया, बचा के रखा गया। Few can disagree with the observations that the notion that an occupation is considered as disregarding or menial is an aspect of the caste system and untouchability। कुछ लोग इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं कि जो कार्य जिनको हम डिग्रेडिंग या डिग्रेडिंग मतलब कि बहुत ही घटिया किस्म का, निचले स्तर का या फिर डीह्यूमनाइजिंग मानते हैं या फिर तुच्छ मानते हैं, वो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी का ही एक पहलू है। द प्रोविजन दैट फूड मस्ट बी कुक्ड बाय प्रिजनर्स, और पता है यही एक कारण है जिस वजह से कई बार हमने मूवीज वगैरह में भी तर्क देखा होगा
कि अमेरिका यूएस जाके या फिर कनाडा जाके लोग झाड़ू पोछा लगाने को भी तैयार हैं, वहां पे जाके लोग टॉयलेट साफ करने को भी तैयार हैं बच्चे, लेकिन ये काम अगर उनको हिंदुस्तान में करने बोला जाए तो वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस काम को आपकी कास्ट के साथ में असाइन किया जाता है, इस काम को रिस्पेक्टेबल काम नहीं माना जाता। और वहीं पे जब हम ये तर्क बोलते हैं कि कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, तो वो चीज एक्चुअल प्रूव होती है डेवलप्ड कंट्रीज में, जहां पे इस तरीके के कार्यों को छोटा बड़ा या किसी कास्ट स्पेसिफिक नहीं समझा जाता। बोल रहे हैं द प्रोविजन दैट फूड मस्ट बी कुक्ड बाय प्रिजनर्स फ्रॉम सूटेबल कास्ट, ये जो प्रावधान है कि खाना उन्हीं जाति के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा जिसके हाथ का हर कोई खा ले, and rules that refer to those from the scavenger class being assigned tasks such as manual scavenging। और ये नियम कि जो व्यक्ति लोग स्कैवेंजर क्लास से आते हैं, स्कैवेंजर क्या होते हैं, जो हमारे गटर्स वगैरह होते हैं उनकी क्लीनिंग करते हैं, वो होते हैं स्कैवेंजर। तो जो लोग उस क्लास से आते हैं वो प्रिजन में भी मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम ही करेंगे, स्वीपिंग का काम ही करेंगे, क्लीनिंग का काम ही करेंगे। वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो ये क्या करता है, हमारे संविधान में जो प्रावधान है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उस नियम को वायलेट करता है, उस नियम को खारिज करता है, उसका उल्लंघन करता है। अब तो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस से प्रिवेल होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर कैन नॉट बी सोनली बेस्ड ऑन बर्थ, तो कार्य का बंटवारा जो है वो केवल आप किस जगह पैदा हुए हैं, किस घर में आप पैदा हुए हैं, उसके बेसिस पे नहीं हो सकता। सच रूल्स violate the right to dignity and the right against forced labor and exploitation। ऐसे जो नियम है वो किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का जो सम्मान का अधिकार है, डिग्निटी का अधिकार है, और जो उनका अधिकार है कि उनको जबरन मजदूरी नहीं कराई जाएगी और उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, इन दोनों ही अधिकारों का उल्लंघन है। The court has also favored doing away with vague definitions of habitual offenders as they seem to ascribe criminal tendencies to whole tribes। सरकार ने इस बात का भी पक्ष रखा है, कोर्ट ने इस बात का भी पक्ष लिया है कि एक जो बड़ी साधारण सी वेग सी डेफिनेशन है, अनक्लियर डेफिनेशन है हैबिचुअल ऑफेंडर्स की, जिसको कि ऐसा लगता है कि आप किसी एक तबके में, समाज के किसी एक समुदाय में, किसी एक ट्राइब में क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं, उनके लोग जो होते हैं वो क्रिमिनल ही होते हैं, ये आप डिफाइन कर रहे हैं, उसको भी उनने रद्द करने के बाद में बोला है कि डूइंग अवे मतलब खारिज करना। इवन दो the idea of notifying criminal tribes has long been given up, और वो भी तब जब क्रिमिनल ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स का नाम ही क्रिमिनल ट्राइब्स पड़ गया, डाल दिया गया था। ये जो विचार था ये बहुत समय पहले ही बंद कर दिया है, उसके बावजूद अभी भी क्रिमिनल हैबिचुअल ऑफेंडर्स का नाम दिया जाता था। ठीक है, इट इज टाइम फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू द वर्डिक्ट। अब स्टेट गवर्नमेंट्स का समय है कि वो इस फैसले का जवाब दें एंड रीविजिट देयर लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी उन्होंने नियम बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनके जो जेल है उनके अंदर जो प्रावधान चल रहा है उसको लेकर, एंड पुट एन एंड, उसको रिवाइज किया जाए, एंड पुट एन एंड टू सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन इन एन इंस्टीट्यूशन, और किसी भी संस्थान में जो सिस्टमबद्ध तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म किया जाए। दैट मे ट्रीट एनी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एज इनडिसिप्लिन, जिसमें कि किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस या विरोध जो है उसको इनडिसिप्लिन माना जाए, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं इन नियमों को नहीं मानूंगा तो उसको इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में और उसके ऊपर इनडिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये था पैसेज। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? तो पैसेज में जो कॉलोनियल टाइम से चले आ रहे प्रावधान है उनको क्रिटिसाइज किया गया ना, तो क्रिटिकल है और रिफॉर्मेटिव है। हाँ, कुछ बदलाव लाने की बात कही गई है, तो बदलाव लाने की जब बात कही गई है दैट मीन्स वो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, तो क्रिटिकल एंड रिफॉर्मेटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। न्यूट्रल और फैक्चुअल, न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने एक जो गलती की है उसके लिए क्रिटिसाइज किया है, राइट, और फैक्ट तथ्य तो है इसमें, न्यूट्रल और फैक्चुअल तथ्य है, लेकिन क्रिटिसाइज किया गया है, क्रिटिकल ज्यादा है न्यूट्रल से।
ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, मजाकिया नहीं है। आप किसी इंसान के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उसके मान सम्मान का हनन कर रहे हैं, इसमें कुछ भी मजाकिया नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल इनकरेक्ट है। अगर कुछ एक्शन होता है हाँ तो उसके बेसिस पे हम जरूर बोलेंगे कि जी हाँ कुछ ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, कुछ उम्मीद दिख रही है, अदरवाइज नहीं। So option A, critical and reformative, is correct. Which of the following best describes the main inference that can be drawn from the passage? Passage में से मुख्य जो तर्क, हम मुख्य जो बात समझ सकते हैं उसके बारे में क्या कहा गया है? ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एम्स टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का उद्देश्य ये नहीं है, पर हाँ उन्होंने ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये उद्देश्य था जो कि पूरा नहीं हो रहा, तो ये इनकरेक्ट है। The caste-based practices in Indian prisons have been strictly followed and implemented only after independence. तो independence के बाद में ही तो नहीं फॉलो हो रही ना, पहले से ही हो रही है, तो इनकरेक्ट है। The Indian Constitution promotes caste-based hierarchy within the legal system. इनकरेक्ट है। कानूनी ढांचा तो हमारा ऐसा नहीं ना कि ऐसा है नहीं ना कि कास्ट बेस्ड वहां पे हायरार्की कि अच्छा आप इस समुदाय से, इस पर्टिकुलर समुदाय से होते हो तो आप केवल क्लर्क बन सकते हो, आप इस समुदाय से होते हो आप केवल चपरासी बन सकते हो, ऐसा तो है नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज जो हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट के हालात हैं उसमें स्वर्णिम क्लास का व्यक्ति हो चाहे लोअर क्लास का या अनरिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर कोई दौड़ रहा है एक चपरासी तक की जॉब के लिए, लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात पे तो हमें ये चीज भूल ही जानी चाहिए कि हम कास्ट के बेसिस पे चलेंगे तो ही हमारा भविष्य उज्जवल है। अगर अपना भविष्य उज्जवल करना है तो काम करना पड़ेगा, राइट, चाहे वो कोई भी हो। जो आज के डेट के हमारे देश के या किसी भी देश के हालात बन रहे हैं उसमें आप कास्ट बेस्ड सिस्टम को प्रमोट नहीं कर सकते। प्रिजन मैनुअल्स in various states have continued to reflect colonial era discrimination even after independence. बिल्कुल करेक्ट है कि कई सारे स्टेट्स में आजादी से पहले के नियमों के अनुसार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है जेल के अंदर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The Supreme Court's directive to revise the prison manuals within 3 months indicates that, क्या समझाता है ये? 3 महीने के अंदर अंदर उनको साफ करना है, सारे अपने जो भी मैनुअल्स हैं उनको रिवाइज करना है। इससे क्या समझ में आता है हमें? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स इज अ रीसेंट डेवलपमेंट, अभी हाल फिलहाल में हुआ है ये चीज, ऐसा तो नहीं है ना, आजादी से पहले से चला आ रहा है। सो इनकरेक्ट है। The state governments have shown prompt action in addressing prison reforms. अगर उन्होंने prompt actions दिखाए होते तो आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता, ये बहुत पहले ही हो चुका होता। तो इनकरेक्ट है ये। There has been a prolonged neglect in addressing the issues of caste-based discrimination in prisons. बिल्कुल करेक्ट है। हमें यही बात समझ में आती है कि लंबे समय से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है प्रिजन्स में उसको निग्लेक्ट किया गया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिग्रेडिंग, इसका एंटोनिम बताना है। तो पैसेज में डिग्रेडिंग का मतलब था जो कि डिह्यूमनाइजिंग है, डिमीनिंग है, आपको आपकी जो मान सम्मान है उसको कम करने वाला है, राइट। तो ए क्या हो गया? ऑनरेबल। ऑनरेबल मतलब इज्जत वाला, तो इज्जतदार वाला काम, तो इज्जत वाला काम है यानी कि आपका ये एंटोनिम है डिग्रेडिंग का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिसरिस्पेक्टफुल, ये डिग्रेडिंग का ही सिनोनिम है। मीनियल, ये भी डिग्रेडिंग का काइंड ऑफ सिनोनिम है। और एक्सप्लॉयटेटिव, मीनियल मतलब तुच्छ, छोटा, ठीक है, तुच्छ काम, छोटा काम, जिसके लिए मीनियल वर्क के लिए बोला गया था। और एक्सप्लॉयटेटिव मतलब कि किसी का शोषण करना। सो ऑप्शन ए ऑनरेबल इज करेक्ट। Why does the passage argue that distributing labor based on caste in prisons is unconstitutional? क्यों ये असंवैधानिक है? क्योंकि इससे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को जो अबॉलिश करने का नियम है वो वर्धित होता है, वो वायलेट होता है। और जो हमारा सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है किसी भी इंसान का, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से आता है, उसका एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, वो भी यहाँ पे बाधित होता है। It preserves the hereditary trait system, incorrect है। It violates the prohibition against untouchability and the right to dignity, option B is correct. On July 30, two villages, Mundakai and Churalmala in Wayanad district of Kerala were hit by landslides. 30 जुलाई की बात बता रहे हैं कि
वायनाड डिस्ट्रिक्ट के 2 गांव जिनका नाम है मुंदाकाई और चूरमला, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुई। On October 4, while noting that the disaster ranked among the deadliest in India, अक्टूबर 4 को ये मानते हुए, स्वीकार करते हुए कि ये हिंदुस्तान के अभी तक जितने भी डिजास्टर्स हुए उनमें सबसे खतरनाक, सबसे जानलेवा है, चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन said that 231 people had died and 41 remained missing। यानी कि 30 जुलाई की घटना होने के भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने बाद जाके भी हमें ये पता चलता है कि 41 लोग अभी भी मिसिंग है। एट द सेम टाइम, उसी समय में, इट हैज रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट आवर अप्रोच। इट मतलब कि किसी चीज की बात करें जो पहले जिक्र हुआ होगा, आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो या तो पी फर्स्ट स्टेटमेंट है या क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब उन्होंने बोला कि ये जो डिजास्टर है, कौन सा डिजास्टर है? जो लैंडस्लाइड्स हुई थी उसी डिजास्टर की बात की जा रही है ना, तो यानी कि क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये पी को रेफर कर रहा है। तो क्यू एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो। ठीक है। उसी समय बहुत सारे सवाल उठते हैं, आर अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हमारी अप्रोच है डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसके प्रति हम बहुत सवाल उठते हैं। नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ वायनाड, केवल वायनाड के एरिया में नहीं, दैट वाज अफेक्टेड दिस टाइम, जो कि इस वक्त प्रभावित है, एंड दैट हैज सफर्ड अ फ्यू डेडली लैंडस्लाइड, और जहाँ पे कुछ जानलेवा लैंडस्लाइड्स हुए हैं ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स, पिछले 4 दशकों में, यानी कि पिछले 40 साल में। बट फॉर द स्टेट एज अ होल, लेकिन पूरे स्टेट, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए ये एक क्वेश्चन उठाता है। The catastrophic event has once again exposed our helplessness in the face of nature's fury। ये जो इतना जानलेवा घातक घटना हुई है, इसने एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया, यानी कि उजागर कर दिया हमारी हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब कि हम कितने मजबूर हैं कि नेचर का जो फरी है, नेचर का जब गुस्सा हमारे ऊपर फूटता है तब हम कितने मजबूर हो जाते हैं। और उसी समय साथ ही साथ इसने सवाल उठा दिया, यानी कि एस के बाद में आर स्टेटमेंट आएगा, एस के बाद में आर, और पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एस के बाद में आर, यहाँ पे आर पहले एस बाद में, इनकरेक्ट। पी फर्स्ट स्टेटमेंट, एस के बाद में आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries of the world। हमारा देश भारत दुनिया के 12 सबसे बड़ी जो बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उनमें से एक है, विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज, जिनमें की 47,000 प्लांट स्पीसीज। इंडिया डैश 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया ऑक्यूपाइज, या इंडिया इज एट, ठीक है, इंडिया 10वें स्थान पर है दुनिया में, एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी, और एशिया में 4थे नंबर पर है प्लांट डाइवर्सिटी की। यानी कि हमारे देश में इतने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और कितने पाए जाते हैं? 47,000 की प्लांट की स्पीशीज मिलती हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं, जिसकी वजह से दुनिया की रैंकिंग में हिंदुस्तान 10वें नंबर पर आता है। और अगर केवल एशियन कंट्रीज में देखें तो हिंदुस्तान 4थे नंबर पर आता है। There are dash 15,000 flowering plants in India। There are more than हो सकता है, there are nearly हो सकता है, ठीक है, which account for 6% of the world's dash number of flowering plants, जो कि दुनिया में जितने भी flowering plants हैं उनका 6% है। The country has many non-flowering plants। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जिनमें कोई फूल नहीं लगता। डैश एज ferns, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं इनका, सच एज, जिन फूलों पे जिन प्लांट्स पे फूल नहीं लगते हैं, वैसे सच एज, जैसे कि फर्न्स, एल्गी एंड फंगाई, इनकी भी काफी सारी प्रजातियां हैं। ठीक है। इंडिया ऑल्सो हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 डैश ऑफ एनिमल्स। 90,000 प्रजातियां हैं एनिमल्स की, एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश एंड इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर्स। तो समुद्री पानी की, नमकीन पानी की अलग प्रजातियां होती हैं मछली की, और जो फ्रेश वाटर में रहने वाली मछलियां होती हैं उनकी अलग प्रजातियां होती हैं। तो 90,000 प्रजातियां एनिमल्स की हैं, और बहुत ज्यादा रिच वेराइटी मतलब बहुत ज्यादा तादाद है अलग अलग प्रजातियों की फ्रेश वाटर और मरीन वाटर फिशेस की।
With 47,000 plant species, India dash 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. India ranks हो सकता है ranks at 10th place या फिर ऑक्यूपाई नहीं होगा, ऑक्यूपाइज होगा, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है ना, तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ऑक्यूपाइज इज करेक्ट. There are dash 15,000 flowering plants. There are many 15,000 or 15,000 of या about, तो लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो अबाउट ऑप्शन डी इज करेक्ट. About 15,000 flowering plants in India, which account for 6% of the world's dash number of टोटल नंबर ऑफ, दुनिया में जितने भी हैं उनका 6%, तो एग्जैक्ट नियरली अ टोटल नंबर ऑफ. ऑप्शन डी इज करेक्ट. The country has many non-flowering plants dash as ferns, algae and fungi, such as, in as, for as, such as. Option C, such as is correct. India also has approximately 90,000 dash of animals, also have approximately 90,000 species. ठीक है, क्या है, प्रजातियां हैं, आया नहीं आएगा, स्पीशी नहीं आएगा, स्पीशीज आएगा, प्लूरल. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. हिपोक्रेसी का सिनोनिम बताना है. हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड. ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना. ट्रुथ सत्य, सिंसियरिटी ऑनेस्टी, डिसीट धोखा, और हिपोक्रेसी भी धोखा हो सकता है कि मैं आपके सामने कुछ और हूँ, अंदर से कुछ और, तो धोखा ही हुआ ना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Lewis was aggressive dash normal, moody and brilliantly clever. तो नॉर्मल का एंटोनिम बताना है, राइट. फर्स्ट है फीबल का मतलब होता है कमजोर, तो नॉर्मल का एंटोनिम कमजोर तो नहीं होगा. डॉगमैटिक का मतलब होता है कट्टर, तो नॉर्मल का एंटोनिम कट्टर भी नहीं होगा. सेल्फिश का मतलब स्वार्थी. और इसेंट्रिक का मतलब अजीब, तो विचित्र क्या है, नॉर्मल का एंटोनिम है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, मुझे सांपों से डर लगता है. लाइकवाइज यू आर डैश ऑफ लिजर्ड, जैसे कि तुम डरते हो किससे, लिजर्ड से. तो क्रिटिकल मतलब बहुत ही गंभीर. पैशनेट मतलब कि बहुत ही जोशीला, बहुत ही उत्साही. फॉन्ड पसंद करना किसी को. और फेयरफुल मतलब डरना, तो जैसे कि यू आर फेयरफुल, जैसे तुम डरते हो लिजर्ड से, वैसे ही मैं सांप से डरता हूँ. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. और हम दोनों से डरते हैं. वंस बिटन थ्राइस शाय, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, या फिर बोलने से पहले 2 बार सोचो. तो 2 बार सोचने के लिए बोलते हैं, यानी कि वंस बिटन एक बार ठोकर लगने के बाद दोबारा कुछ भी ऐसा करने से पहले 2 बार सोचो, राइट. तो थ्राइस शाय नहीं, ट्वाइस शाय, 2 बार. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है बुखार फील करना, फीवर फील करना, या फिर सेहत अच्छी ना फील करना. तो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत शायद खराब है. टू फील सिक्योर, सुरक्षित महसूस करना. टू वर्क अगेंस्ट द वेदर, वेदर के अगेंस्ट काम करना. टू एंजॉय द वेदर, वेदर को एंजॉय करना. या टू फील अनवेल. सो ऑप्शन डी, फील अनवेल इज करेक्ट. आई कंसिडर दैट every matter must be considered in every point of view. मेरा मानना है कि हर मसले को हमें हर नजरिए से देखना चाहिए. तो जब नजरिए अलग अलग ओपिनियन से देखने की बात करें, तो कंसिडर्ड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. आप मान लो कि आपको देखना है कि ये कुछ पेंसिल है, ठीक है. अगर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, पर हम जब इंजीनियरिंग करते थे तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिया जाता था तो उसका अलग अलग व्यूज देखे जाते थे. टॉप से वो कैसे दिखेगी, साइड से वो कैसे दिखेगी, फ्रंट से वो कैसे दिखेगी. ठीक है, ये अलग अलग व्यू देखे जाते थे. क्यों? ताकि जब हम उसके डायमेंशंस बनाएं तब वो एकदम एग्जैक्ट बने. क्योंकि अगर मैं इस पेंसिल को यहाँ से देखूंगी तो ये मुझे ऐसे और ऐसे दिखाई देगी, ठीक है. लेकिन अगर मैं इस पेंसिल को साइड से देखूंगी तो मुझे इसकी 2-3 एजेस दिखाई देंगी, शायद ऐसे, इस तरीके से कुछ एजेस इसकी दिखाई देंगी, और आगे इसके ऐसे पॉइंट दिखाई देगा. अगर मैं इसको टॉप से देखूंगी तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, राइट. तो ये देखना कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो देखने के लिए फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स की बात करें तो फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट.
I have observed that there is proper natural dash even at 6 o'clock on summer mornings. Proper natural light होगी ना, बोल रहे हैं मैंने ये देखा है, पाया है कि गर्मियों के दौरान में 6 बजे भी, सुबह सुबह 6 बजे भी बहुत अच्छी प्रॉपर नेचुरल लाइट होती है. सो ऑप्शन बी लाइट इज करेक्ट. The sun was shining bright and intense in the sky. Intense का synonym देना है. तो mild मतलब हल्का, subtle मतलब कि अगेन हल्का फुल्का नॉर्मल सा, थोड़ा कम सा, और strong मतलब बहुत ही मजबूत, और weak मतलब कमजोर. तो यहाँ पे strong is the synonym for intense. He was thrilled when he heard about their journey to Wonderland. अब यहाँ पे incorrectly spelled word बताना है. देखो their का मतलब होता है, ये जो देयर की स्पेलिंग, इसका मतलब है किसी जगह को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे. ठीक है, गो देयर, आई वेंट देयर, वो जगह को बताता है. लेकिन जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं, ही वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही हर्ड अबाउट देयर जर्नी, उसने उन लोगों की जर्नी, लोगों के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या आएगा, THEIR, देयर. ठीक है, क्या आएगा, THEIR, देयर. तो यहाँ पे ऑप्शन सी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. अटायर, अटायर का मतलब होता है आपके जो कपड़े हैं, परिधान है, पोशाक है. सिनोनिम क्या हो जाएगा, होटल, होटल तो जहाँ पे आप खाते पीते हैं, रहते हैं. पार्क, जहाँ पे खेलते हैं. थिएटर, थिएटर मतलब जहाँ पे आप नाटक प्रस्तुत करते हैं और या फिर मूवी देखते हैं. ड्रेस, ड्रेस मतलब कपड़े, परिधान. तो अटायर क्या हो गया, ड्रेस हो गया. ऑप्शन डी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट मतलब किसी को जेल की सजा दे देना, है ना, वो जेल के अंदर है. कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना. उसमें डिमनेशन नहीं होता, डेमनेशन होता है. CONDEMNATION, कंडेमनेशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. राइटिंग कैन इंस्टिल अ नंबर ऑफ इमोशंस इन अ रीडर. राइटिंग किसी भी रीडर, एज इन अ रीडर, किसी भी रीडर के अंदर बहुत सारे इमोशंस डाल सकती है. ठीक है, तो उसके विद इन जाएंगे ना इमोशंस, उसके अंदर जाएंगे तो विद इन होगा. तो क्या आएगा, विद इन अ रीडर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब बहुत आसान. ठीक है. After months of practice, Emily performed her piano piece flawlessly during the concert. तो flawlessly मतलब बिना कोई गलती के. तो कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद में एमिली ने जो अपना पियानो लेसन उसने सीखा था, जो म्यूजिक वो प्ले करने वाली थी, वो बिना किसी गलती के कॉन्सर्ट में प्ले कर दिया. तो इसमें तो एफर्ट, पीस ऑफ केक वाली तो बात आई नहीं, बिना बिल्कुल आसानी से वाली तो बात आई नहीं. The restaurant was crowded, but they found a table without any difficulty. ये है कि उनको कोई परेशानी नहीं आई. It was a piece of cake for them to found a restaurant, to found a table in a crowded restaurant. So option B is correct. She finished her quickly breakfast. जम्बल्ड फॉर्म में आ गया ना, तो she finished her breakfast quickly, क्योंकि ब्रेकफास्ट की क्वालिटी बता रहे हैं कि क्विकली, और ब्रेकफास्ट किसका है, बिलोंगिंगनेस आ रही है हर की. तो शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट क्विकली. अंग्रेजी में बोले तो एडवर्ब को वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले रखा जाता है. एंड रश टू स्कूल. शी क्विकली हर ब्रेकफास्ट फिनिश. शी फिनिश्ड ब्रेकफास्ट हर्स. शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट क्विकली. ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.